ओके। पापा। पापा बैठ रहे हैं पहले से अब। हेलो। चलिए, तो बेटा आज ना मैं तुम्हें प्रोकैरियोटिक सेल करवाऊंगा, ताकि तुम ना बाकी बच्चों के साथ आ जाओ, है ना, बाकी बच्चों के साथ ज्वाइन अप कर लो। तो व्हाट इज़ प्रोकैरियोटिक सेल, देख लेते हैं। एक मिनट। देखो यार, बेसिकली क्या होता है, इस दुनिया में अलग अलग तरीके के सेल हैं, और सेल की बेसिक दो कैटेगरी हैं। एक कैटेगरी को हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, एक कैटेगरी को हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरी कैटेगरी को हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। दूसरी कैटेगरी को बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। बेटा बीच बीच में बोलते रहना ताकि मुझे पता लगे तुम क्लास में हो। ओके यूकैरियोटिक सर, सेल, यस सर। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। ठीक है। अब बेटा जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं, दीज आर दी प्रिमिटिव सेल्स, है ना। ये कैसे सेल्स हैं? प्रिमिटिव सेल्स हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर प्रिमिटिव सेल्स, है ना। एंड यूकैरियोटिक सेल्स आर दी सेल्स ऑफ न्यू एरा। सेल्स ऑफ न्यू एरा, न्यू एरा इन द सेंस जो आजकल ऑर्गेनिजम्स हैं उनके सेल हैं। बेटा जब ये अर्थ बनी थी तो उस टाइम पर सबसे पहले बैक्टीरिया बने थे, और बैक्टीरिया भी कौन से बने थे? वाटर में रहने वाले बैक्टीरिया, जो पानी में। तो ओके सर। हमने बोला था कि जो लाइफ एरोज हुई वो कहाँ पर एरोज हुई? लाइफ फर्स्ट टाइम एरोज इन वाटर, है ना। जो जिंदगी एरोज हुई वो कहाँ से एरोज हुई? लाइफ वाटर से एरोज वाटर हुई, से और राइज इन हुई। दी फॉर्म ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। सबसे पहले जो सेल आए इस दुनिया में वो क्या थे? प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के क्या क्या फीचर्स होते हैं, इसका क्या बेसिक प्लान होता है, क्या बेसिक स्ट्रक्चर होता है। तो बेटा अगर मैं प्रोकैरियोटिक सेल की बात करूं या फिर किसी भी एक नॉर्मल सेल की बात करूं, तो एक नॉर्मल सेल में तीन चीज़ें होती हैं जो मैंने तुम्हें लास्ट टाइम बताई थी। सेल मेम्ब्रेन होती है, और जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म होता होता है है, और और जेनेटिक मटेरियल। साइटोप्लाज्म होता है। वेरी गुड, ये पता है तुम्हें। अब प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं? सबसे प्रिमिटिव, तो इनके अंदर बेसिक फीचर्स होंगे। जैसे पहले जो कमरे बनते थे उनके अंदर बहुत बेसिक फीचर होते थे, वो चारों तरफ से ढके हुए होते थे और ऊपर एक रूफ होती थी। तो उसी तरीके से प्रोकैरियोटिक सेल, इनका कोई कंप्लीट सेल स्ट्रक्चर, मतलब कंप्लीट सेल स्ट्रक्चर है लेकिन बहुत बेसिक लेवल का। ठीक है। तुमने पढ़ा होगा कि यस सर। कई सारे ऑर्गेनेलीज होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, लाइजोसोम्स, वैक्यूल्स, ये सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होते हैं। ये सारे क्या होते हैं बच्चे? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज मेम्ब्रेन होते हैं। बाउंड। हाँ, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ हाइयर ऑर्गेनिजम्स में होते हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हाइयर ऑर्गेनिजम्स यानी यूकैरियोटिक सेल में होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में इस तरीके का कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं होता। ठीक है। दूसरा क्या है, इनका इनके अंदर ना न्यूक्लियस नहीं होता। सबसे मेन डिफरेंस जो है, डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच में, वो मेन है न्यूक्लियस का। इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इज कंप्लीटली, न्यूक्लियस इज कंप्लीटली absent in the case of prokaryotic cell, while nucleus is present in, nucleus is present in eukaryotic cell। ठीक है, प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। अब बेटा देखो, ये जो इनकम्प्लीट न्यूक्लियस होता है, ये जो इनकम्प्लीट न्यूक्लियस है, या फिर न्यूक्लियस जिसे हम कह रहे हैं न्यूक्लियस इज एब्सेंट, और इनकम्प्लीट न्यूक्लियस, इसे हम बोलते हैं इनसिपिएंट न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? इनसिपिएंट। इनसिपिएंट यानी इनकम्प्लीट, पुराने टाइम का इंसिपिएंट। न्यूक्लियस। हाँ, ओके सर। इनसिपिएंट न्यूक्लियस। समझ में आ गया? ओके। फिर उसके बाद यस क्या सर। होता है, अगर मैं और कुछ बात करूं तो इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज मैंने तुम्हें क्या बताया था? क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एब्सेंट होती हैं। तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट। वहीं अगर हम इनके अंदर देखें तो इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज
ठीक है बच्चे, इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड Yes, ऑर्गेनेलीज sir. प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज? लाइक Mitochondria, क्लोरोप्लास्ट, Golgi हाँ apparatus, शाबाश, लाइक Chloroplast. क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपरेटस। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं तुम्हारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होते हैं। ओके, तो इसमें क्या है, न्यूक्लियस एब्सेंट है, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है। इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होते, इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होते हैं। तो ये डिफरेंसेस हैं। अभी डिफरेंस, दो डिफरेंस करें हैं खाली हमने, एक और दो। बहुत सारे डिफरेंस पढ़ने हैं बच्चे, बहुत सारे डिफरेंस पढ़ने हैं। लेकिन पहले हम एक यूकैरियोटिक सेल देखेंगे कि ये होता कैसा है, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल देखेंगे कि ये होता कैसा है, और उसके बाद साथ के साथ इनके डिफरेंस भी लिखते रहेंगे। ठीक है, साथ के साथ डिफरेंस भी लिखेंगे। एक मिनट में से थोड़ा सा छोटा कर दूँ। हाँ, यहाँ पर इसे साइड कर देते हैं और फिर यहाँ पर एक प्रोकैरियोटिक सेल बनाते हैं कि होता कैसा है। चलिए तो देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल बच्चे होता कैसा है। बेटा प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर तीन मेम्ब्रेन होती हैं। कितनी मेम्ब्रेन होती हैं? तीन मेम्ब्रेन होती हैं। सबसे बाहर वाली जो मेम्ब्रेन होती है बेटा, इसे हम बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स। ये सेल का नेचर बताती है। ये क्या बताती है? सेल का नेचर, कि जो बैक्टीरिया है वो वायरुलेंट होगा या नहीं होगा। ठीक है, ये सेल का नेचर बताती है कि सेल किस तरीके का सेल है। ठीक है, वायरुलेंट है या नहीं है, वो इंसानों के अंदर बीमारी कॉज करेगा या नहीं करेगा। तो ये नेचर कौन Okay, sir. बताता है? बोलो, ग्लाइकोकैलिक्स। Glycocolits. ग्लाइकोकैलिक्स के बाद जो नेक्स्ट लेयर होती है वो होती है सेल वॉल। ग्लाइकोकैलिक्स के बाद नेक्स्ट लेयर कौन सी होती है बच्चे? सेल Cell वॉल। wall. ठीक है, ये रही तुम्हारी सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल के बाद जो तीसरा स्ट्रक्चर होता है उसे हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो सबसे बाहर वाली ग्लाइकोकैलिक्स, दूसरे नंबर वाली सेल मेम्ब्रेन, दूसरे नंबर वाली सेल वॉल। ठीक है, ये हो गई तुम्हारी सेल वॉल, और ये हो गई तुम्हारी सेल मेम्ब्रेन। ये हो गई तुम्हारी सेल मेम्ब्रेन। तो Okay, sir. इसका जो सेल स्ट्रक्चर है वो 3 लेयर प्रोटेक्टिव होता है। ठीक है, इसमें 3 लेयर की प्रोटेक्शन होती है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर इसका क्या होता है? इनसिपिएंट न्यूक्लियस यानी इनकम्प्लीट न्यूक्लियस। यानी न्यूक्लियस, एक कंप्लीट न्यूक्लियस क्या होता है? इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है कंप्लीट, उसके अंदर फ्लूइड पड़ा होता है जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। तो इसके अंदर ना तो ये फ्लूइड होता और ना ही ये मेम्ब्रेन होती, सिर्फ क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल। सिर्फ क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल। Material. मैंने बोला ना बहुत सिंपल सेल होगा, तो जेनेटिक मटेरियल होता है खाली, जेनेटिक मटेरियल। इसीलिए हम बैक्टीरियल सेल के बारे में एक लाइन भी लिखते हैं अलग से, है ना। एक लाइन लिखते हैं कि बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर इज़ वेरी सिंपल बट वेरी कॉम्प्लेक्स इन नेचर। बट वेरी कॉम्प्लेक्स इन नेचर। समझ रहे हो? एक घर है, ठीक है, बड़ी सी कोठी है, उसके अंदर डाइनिंग रूम अलग है, ड्राइंग रूम अलग है, ठीक है, और बेडरूम्स अलग हैं, वॉशरूम अलग हैं, ठीक है, किचन का पोर्शन अलग है, सब चीज़ अलग अलग है। लेकिन एक छोटा सा रूम है, उसी के अंदर तुम खाना बना रहे हो, उसी के अंदर तुम रह भी रहे हो, उसी के अंदर तुम खाना भी खा रहे हो, है ना। उसी के साइड में तुमने वॉशरूम बना रखा है एक कोने में, वहीं पर तुम वॉशरूम के लिए भी जा रहे हो। तो दिखने में वो घर कितना सा सिंपल, कितना सिंपल सा है, छोटा सा, है ना, कि भाई एक कमरा ही तो है, लेकिन वो एक कमरा कई सारी चीज़ों को परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, उसके अंदर तुम खाना भी खा Okay, रहे हो, sir. बना भी Yes, रहे हो, sir. सो भी रहे हो। ठीक है, तो वैसे ही बैक्टीरिया का सेल है। बैक्टीरिया के सेल में अलग अलग काम करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनलीज नहीं है, लेकिन इनके अंदर एक ही ऑर्गेनली ऐसा है, ठीक है, मतलब एक ही सेल ऐसा है जो कि सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। हमारी बॉडी में कितने कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ठीक है, डाइजेशन, है ना। इसके लिए हमारे अंदर पूरे पूरे ऑर्गन सिस्टम्स हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम। बट बैक्टीरिया के पास ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है ना। बट एक सिंगल सेल इसकी डाइजेशन भी कर रहा है, एक्सक्रीशन भी कर रहा है, ठीक है, और क्या कहते हैं, इसकी रेस्पिरेशन भी कर रहा है। तो इसका मतलब ये एक छोटा सा सेल इतने सारे काम कर रहा है, तो इसका फंक्शन जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। समझ में आया? ये AIPMT में पूछी हुई Yes, लाइन है sir. बेटा, ये AIPMT में पूछी हुई लाइन है तुम्हारी।
ठीक है, तो ये हो गया इसका जेनेटिक मटेरियल। और मैंने तुम्हें बताया जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, किसके फॉर्म में प्रेजेंट होता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अच्छा, उसके बाद Yes, तुम sir. देख रहे होगे यार, यहाँ पर मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बड़ा वेवी टाइप का, बड़ा इरेगुलर बताया है, बनाया है ना, दिख रहा है? Yes, sir. तो मेरा कुछ ना कुछ रीजन होगा इसे ऐसा बनाने का। क्या रीजन है? Hmm. ये जो अंदर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स है ना बच्चे, दीज इनफोल्डिंग्स, ये जो इनफोल्डिंग्स अंदर की तरफ जा रही हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ये वाली, ठीक है जी, ये जो इनफोल्डिंग्स हैं, Yes, sir. these infoldings are known as mesosomes. तो mesosomes are the specialized characteristic feature of the prokaryotic cell। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल का ये एक स्पेशलाइज्ड कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ठीक है, ये रहा तुम्हारा मीजोसोम्स, मीजोसोम्स। तो मीजोसोम्स आर स्पेशलाइज्ड कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल। These are the infoldings of plasma membrane. These are the infoldings of plasma membrane। अभी इसे हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बस मैंने तुम्हें एक हल्का सा पॉइंट बताया इसके बारे में कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की क्या होती है, इनफोल्डिंग्स। और यही रीज़न है कि बैक्टीरियल सेल इतना सिंपल होते हुए भी इतना कॉम्प्लेक्स है, जस्ट बिकॉज ऑफ मीजोजोम्स। मीजोजोम्स इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को डिफाइन करता है। मीजोजोम क्या करता है? इसकी Complexity कॉम्प्लेक्सिटी को को define डिफाइन करता करता है ना। जितने भी मीजोजोम्स के अंदर फंक्शन है ना, वो मतलब जितने भी फंक्शन है किसी प्रोकैरियोटिक सेल में, वो जस्ट है वो बिकॉज ऑफ किसकी mesosomes के वजह से? थ्रू हो जाता है। मीजोजोम्स की वजह से। मीजोजोम रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है, मीजोजोम्स सेल को डिवीजन में भी हेल्प करता है, डीएनए डुप्लीकेशन में हेल्प करता है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी को इंक्रीज करता है। इसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? Yes, और sir. ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है। मेन क्या है? ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है। तो ये किसका काम है बेटा? मीजोजोम का काम है। किसका काम है? मीजोजोम का। तो मीजोजोम्स आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर। अब बेटा कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसे कहते हैं? करेक्टरिस्टिक फीचर वो फीचर होता है जो सिर्फ और सिर्फ उस बंदे के अंदर मिले और दुनिया में किसी के अंदर ना देखने को मिले। तो ये जो फीचर है मीजोजोम्स, ये सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरियल सेल में होता है, यानी प्रोकैरियोटिक सेल में होता है। बाकी एनिमल सेल, प्लांट सेल, फंगल सेल, प्रोटिस्टा सेल, इनके अंदर मीजोजोम नामक स्ट्रक्चर नहीं होता। तो एक और डिफरेंस यहाँ Okay. पर हम लिख सकते हैं बच्चे, एक और It is डिफरेंस यहाँ पर present ऐड कर only in सकते हैं। हाँ, bacterial cells. शाबाश। कि मीजोजोम्स आर प्रेजेंट, मीजोजोम्स आर प्रेजेंट वाइल इनके अंदर मीजोजोम्स आर अब्सेंट। इनके अंदर मीजोजोम्स आर अब्सेंट। इनके अंदर मीजोजोम्स क्या होते हैं बच्चे? अब्सेंट होते हैं। समझ में आ गया? तो इनके अंदर मीजोजोम्स प्रेजेंट होते हैं और इनके अंदर मीजोजोम्स क्या होते हैं? अब्सेंट होते हैं। ओके, Yes, sir. आगे पढ़ते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा मीजोजोम्स। मीजोजोम्स के बाद देखो यार, एक ये नॉर्मल इंसान है, ये एक नॉर्मल इंसान है, और एक ये वो इंसान है जिसके सर पर सींग लगे हुए हैं। जिसके सर पर क्या लगे हुए हैं? सींग लगे हुए हैं। तो नॉर्मल किसी इंसान के सींग नहीं लगे होते। सींग इज द Yes, एडिशनल sir. करेक्टर। ये जो सींग है ये एक एक्स्ट्रा करेक्टर है। तो एक्स्ट्रा करेक्टर के लिए मैंने तुम्हें बोला, हर करेक्टर के लिए हमारे पास क्या होता है? डीएनए होता है। तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा करेक्टर है, तो इसके लिए एक्स्ट्रा डीएनए होगा। अरे बोलो यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. इसके लिए क्या होगा? यहाँ पर एक एडिशनल डीएनए होगा। द एडिशनल डीएनए, द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल इज नोन एज प्लाज्मिड। इसे हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड। ये भी सिर्फ और सिर्फ Plasmid. बैक्टीरियल सेल में होता है। ये मैंने बस एग्जांपल के लिए बताया। तो ऐसे कुछ बैक्टीरियाज के अंदर कुछ स्पेशल फीचर होते हैं। जैसे हर बैक्टीरिया तुम्हारी तो बॉडी के अंदर ट्यूमर कॉज नहीं करता, हर बैक्टीरिया तुम्हारी बॉडी के अंदर जाकर ट्यूमर कॉज नहीं करता, लेकिन कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो तुम्हारी बॉडी के अंदर जाकर ट्यूमर कॉज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बैक्टीरिया एग्रोबैक्टीरियम, ये क्या करता है? प्लांट की बॉडी में जाता है और ट्यूमर कॉज करता है। तो इसका मतलब जो एग्रोबैक्टीरियम है उसके अंदर एक एडिशनल फीचर है ट्यूमर कॉज करने का। तो ट्यूमर के लिए क्या yes, होगा? sir. उसके अंदर एक्स्ट्रा जीन होगा। दिस एक्स्ट्रा जीन इज नोन एज प्लाज्मिड।
ये मेन क्रोमोसोम तो है ये बैक्टीरिया का। प्लाज्मिड अलग क्यों रहता है बाकी डीएनए से? ये बिल्कुल अलग फीचर प्रोवाइड करता है। ये बैक्टीरिया का एक स्पेशल फीचर है कि बैक्टीरिया के अंदर अगर कोई भी एक अलग से स्पेशल फीचर होता है तो उसके लिए एक स्पेशल डीएनए होता है जिसका नाम होता है प्लाज्मिड। ये सिर्फ और ओके सर। सिर्फ बैक्टीरिया के अंदर ही होता है, हमारे अंदर इस तरीके का कोई भी जीन नहीं होता। हमारे अंदर जो भी जीन्स होंगे वो कहाँ पर होंगे, मेन क्रोमोसोम्स के साथ होंगे। लेकिन दिस इज द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल, मैंने टर्म भी ऐड करी थी कि प्लाज्मिड इज द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल। ये क्या है बेटा, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल है। समझ ओके। में आ गया। तो यहाँ पर मैं एक और यस सर। पॉइंट ऐड कर सकता हूँ। अब क्या है कि पॉइंट? प्लाज्मिड इज द हाँ, एक्स्ट्रा प्लाज्मिड क्रोमोसोमल इज जेनेटिक प्रेजेंट इन मटेरियल। प्रोकैरियोटिक सेल। प्रेजेंट में ऐसे लिखता हूँ प्लस एंटी, ठीक है। वाइल अब्सेंट इन यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या है, ये अब्सेंट है। ठीक है जी। और कोई डिफरेंस लिख सकते हैं हम, ग्लाइकोकैलिक्स का लिख सकते हैं कि ग्लाइकोकैलिक्स जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल में होती है। एडिशनल मेम्ब्रेन होती है, प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती है और सेल को नेचर प्रोवाइड करती है कि सेल किस नेचर का है। ठीक है। जैसे हमारे जो कपड़े होते हैं वो यस बताते हैं सर। कि हमारा प्रोफेशन क्या है। अगर मैंने वाइट कोट पहन रखा है, स्टैच डाल रखा है, तो इसका मतलब मैं डॉक्टर हूँ। ठीक है। अगर मैंने ब्लैक कलर का कोट पहन रखा है, अंदर वाइट शर्ट पहन रखी है, ठीक है, तो इसका मतलब मैं वकील हूँ। तो हमारे कपड़ों से हमारे प्रोफेशन का पता लगता है। एक कोट पैंट सूट में पूरा बंदा है तो इसका मतलब वो बिजनेसमैन है। समझ रहे हो, हर रोज़ ऑफिस जा रहा है इसी तरीके से, तो इसका मतलब वो यस सर। बिजनेसमैन है ना। एक बंदा है, चारों बटन खुले हुए हैं, शर्ट के कॉलर उठी हुई है, ठीक है, पैंट ऊंची सी पहन रखी है और फुकरे टाइप के जूते हैं, तो इसका मतलब वो ऐसी एक अवारा लड़का है। तो हम कपड़ों से जज करते हैं कि भाई बंदा कैसा है। तो वैसे ग्लाइकोकैलिक्स से जज करते हैं कि सेल का नेचर कैसा है। तो ग्लाइकोकैलिक्स हेल्प्स इन determining द नेचर ऑफ द सेल। ये बाद में लिखवाऊंगा। प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल वाइल absent इन यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, बहुत सारे डिफरेंस हो गए, लिख लेना इन्हें। डायग्राम बनाओ फटाफट, जितने भी फीचर्स मार्क करवाए हैं करो। ठीक है। अब देखो, जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं बड़े बड़े होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल हमेशा छोटे होते हैं, छोटे होते हैं। तो बेटा इसमें ज़्यादा ओके प्रोटीन सर। चाहिए, इसमें ज़्यादा प्रोटीन चाहिए। देखो, एक 2 साल का बच्चा है और एक 20 साल का बच्चा है। ठीक है, 20 साल के बच्चे को ज़्यादा प्रोटीन चाहिए, 2 साल के बच्चे को ज़्यादा प्रोटीन चाहिए। 20 साल के बच्चों को। 20 साल के बच्चे को ज़्यादा प्रोटीन चाहिए, जाहिर सी बात है। तो ये जो 20 साल का बच्चा है इसे ज़्यादा प्रोटीन चाहिए, तो इसके अंदर जो राइबोसोम होंगे वो बड़े बड़े होंगे, है ना। 80s राइबोसोम कहते हैं बड़े वाले राइबोसोम को। और जो छोटे छोटे राइबोसोम होते हैं इन्हें बोलते हैं 70s राइबोसोम। तो बेटा इनके अंदर होते हैं 70s राइबोसोम्स, इनके अंदर होते हैं 70s राइबोसोम्स, 70s। और यूकैरियोट्स के अंदर कौन से होते हैं, 80s राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आर बेसिकली प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम्स क्या होते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री होते हैं। प्रोटीन फटाफट उतारो बेटा, फैक्टर। यस नेक्स्ट सर। क्लास का टाइम हो गया ऑलमोस्ट। बच्चों का मैसेज आने लग गया है। सर नोट कर लिया मैंने। कर लिया सारा, साथ के साथ नोट कर रहे हो, एसेस ले रहे हो? सर साथ साथ नोट कर रही हूँ। चलो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये मैंने अभी उनकी क्लास में करवाया था, थोड़ी सी डेफिनेशंस करवाई थी। और उन्हें शायद मैंने ग्लाइकोकैलिक्स पढ़ा दिया है डिटेल में, और मीजोजोम्स पढ़ा दिया है। ठीक है, तो कोई नहीं, मैं भी तुम्हें पढ़ा दूंगा। आज का जो लेक्चर होगा टोटली डिफरेंट होगा, तुम्हें समझ में आएगा सब कुछ। ठीक है। ओके सर। ओके, इतना हो गया। बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, 8 बजे मैं उनकी क्लास लूँगा, 8 सवा 8 बजे। तो उस टाइम आज। ऑनलाइन, हाँ आज, ओके उस टाइम सर। ऑनलाइन रहना तुम। ओके सर। ओके बच्चे, तो चलो सर आप बाय। उसका अलग लिंक भेजोगे? हाँ, मैं लिंक भेजूँगा यार उसका। ओके सर। ओके सर। ओके। ओके बाय। थैंक यू सर। ओके बच्चे। निधि और कोई काम नहीं है क्या, छुप छुप के क्लास ले रही है तू?